Hi guys, this is the solution for the paper, the advanced paper, first one. So this is the solution for chemistry. So the first question was question number 19. Which of the following compounds has restricted rotation? So as we know कि sigma bond के around rotation हो जाता है, उसमें जो एनर्जी चाहिए होता है दैट इज वेरी लेस और उतना रूम टेम्परेचर पे जनरली अवेलेबल होता है. लेकिन अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो बेसिकली आपको रोटेट करने के लिए पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड का जो रोटेशन एनर्जी बैरियर है वो बहुत हाई होता है. तो किसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? जहां जहां आपको पाई बॉन्ड्स दिख रहा है. ऑब्वियसली रिंग के अंदर भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है. तो ऑब्वियसली इसका चारों ऑप्शन सही है. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सेकेंड 20 है विच कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है? डेफिनेटली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. वो आपको इन चारों में दिखाई दे रहा है. उसके बाद क्या जरूरी है कि द एरिया अबाउट विच यू आर ट्राइंग टू ऑब्टेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको बेसिकली हम लोग जिस एरिया को जीआई एरिया कहते हैं, उस एरिया के एंड पे जो ग्रुप्स होने चाहिए एक साइड में वो अलग होने चाहिए और दूसरे साइड में फिर से अलग होने चाहिए. समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अगर आपने यहाँ पे देखा तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ क्या होना चाहिए? बी. यहाँ भी जो ग्रुप्स हैं वो आपस में अलग होने चाहिए. इस कार्बन और इस कार्बन का कोई लेना देना नहीं है, इस पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अलग होना चाहिए. अगर इस चीज को वैलिडेट करेंगे तो पहले वाले में राइट वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, दूसरे वाले में राइट वाले पे 2 हाइड्रोजन है, चौथे वाले में दोनों साइड में 2 मिथाइल है. सो डेफिनेटली सी इज द करेक्ट ऑप्शन. CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3. तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के ऊपर भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. 21 द ई आइसोमर. तो अपने को पता होता है कि जेड मतलब हायर प्रायोरिटी ऑन सेम साइड और ई मतलब हायर प्रायोरिटी ऑन ऑपोजिट साइड. तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देना पड़ेगा. इसमें जब आप मान लो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है FCl सॉरी दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज Br. तो प्रायोरिटी दोगे तो क्लोरीन का ज्यादा होगा और यहाँ पे ब्रोमीन का ज्यादा होगा एंड दे आर ऑन सेम साइड, सो दैट इज जेड. सो डेफिनेटली इसका जो आंसर है बी वाला भी आपको जेड दिख रहा है वो सी होगा. सी में आप देखोगे एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में इथाइल है और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है. तो आप सेट बनाओगे तो पहले तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, कौन जीतेगा? CIP रूल्स किसका पहले नंबर करेगा? इसका. और जब आप यहाँ पे करोगे तो सेट बनेगा CHH. यहाँ जब आप सेट बनाओगे तो बनेगा CCH. कौन सा अहेड है? डेफिनेटली CCH. और यहाँ पे दोनों टॉप प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड में है, जिसका मतलब है ई आइसोमर. The next question belongs to atomic structure. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आप
देख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। An incident UV light having wavelength lambda 1 is incident on a metal surface and the ejected electron has velocity v1. आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? hc by lambda, that is incident wavelength, is equal to work function plus ke max, और ke max को आप क्या लिख सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर। तो आप जब पहले डेटा में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इंसिडेंट light lambda 1, work function phi, and the velocity was v1, so half mass of electron v1 square. फिर से UV light यूज किया ऑफ wavelength lambda 2, same metal surface, ejects electron having velocity v2. So अब आप यहाँ पे जब डेटा पुट करेंगे तो hc by lambda 2 is equal to phi plus half of mass of electron v2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर पूछा है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आप v1 स्क्वायर निकाल सकते हैं। दिस विल बी hc by lambda 1 minus 5, या इसको रहने दो, हाफ m यहीं पे रहने दो, और यहाँ पे भी आप हाफ m v2 स्क्वायर निकाल सकते हैं। m is mass of electron over here। यहाँ पे आ जाएगा hc by lambda 2 minus 5, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो हाफ m कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा hc by lambda 2 minus hc by lambda 1। यहां से मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ से आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू hc, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, मास नीचे आएगा, 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1। सिंपल, ठीक है। 23, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। इसमें से इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आप एक एक करके देख ही लो। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इंक्रीजिंग साइज तो नहीं है। ये क्या है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये जो है ये आपके सी का आंसर होगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज इसमें कहाँ दिख रहा है आपको? आपको पता है राइट में जाते हैं तो साइज घटता है, राइट में जाते हैं साइज घटता है। मतलब आपका जो ये वाला है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये आपके इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज का ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअली लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट में साइज बढ़ता है। डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ये आपका NOF सही लग रहा है फॉर डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है उसको बोनस किया गया है बिकॉज ऑर्डर सही दिया हुआ है बट यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा हुआ था एंड इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो फोर्थ ऑप्शन है दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है कि राइट साइड में जब आप जाते हैं, जैसे आप लिथियम से बेरिलियम से बोरोन जा रहे हैं, राइट में जाएंगे तो साइज घटेगा, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सिंपल है। 24th, which of the following options is correct, is incorrect, sorry, which of the following options is incorrect? पहला है वो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बताना है। So that is basically based on the number of anti-bonding electrons. जिसकी वजह से बेसिकली क्या डिफर कर रहा है? बॉन्ड ऑर्डर डिफर कर रहा है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत इजी होता है।
आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिगर आउट कर लो, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन हटा दो और बाकी में से जो बचे उनमें से पहले 6 बॉन्डिंग में और बाद वाले एंटी बॉन्डिंग में डाल दो और फिर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 कर दो। जैसे O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है, रिमूव 8 बच गया, उसमें से 6 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। O2 प्लस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 8 हटा दो, 7 बच गया, 6 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग, सो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 8 हटा दो, 9 रिमेनिंग, 6 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, सो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये लॉजिक यहाँ पे लगाया गया। जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज क्वेश्चन की तरफ, He2 molecule does not exist as the effect of bonding and anti-bonding molecular orbitals cancel each other। सिंपल है, आप अगर निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ bonding electrons and number of anti-bonding electrons are equal. These are diamagnetic. Okay, C2, how many electrons are there in C2? 12 electrons. O2 2 minus, this is 18, and Li2, this is 6 electrons. तो इनका आपको ये चेक करना है कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको पता है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 14, if the number of electrons is less than 14, ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद अगर लेस देन 14 है तो पाई 2py is equal to pi 2px, sigma 2pz, pi star 2py is equal to pi star 2px, sigma star 2pz। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 है तो आपको ऑर्डर पता है, पहला 4 सेम होगा, उसके बाद सिग्मा पाई पाई सिग्मा, ये ऑर्डर फॉलो होगा। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर में डिफरेंस क्यों आ रहा है। जेई ने एक बार इस चीज को एक्सप्लोर किया है, एक्चुअल ऑर्डर यही वाला होता है, नीचे वाला। ऊपर वाले ऑर्डर में जो डिफरेंस आता है उसका रीजन क्या है, एसपी मिक्सिंग। तो एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा कि अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होगा तो क्या होगा, अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होगा तो यही ऑर्डर हर जगह फॉलो करना है। सो आप इसके बेसिस पे देख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक कौन सा है या नहीं। And the fourth option is in F2 molecule, the energy of sigma 2pz is more than pi 2px and pi 2py। अगर F2 की बात करें तो मोर देन 14 में है ये, सिग्मा 2pz इज मोर देन, नो रॉन्ग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, सो सिग्मा 2pz का एनर्जी कम है। So basically the D option is incorrect and that's your answer. The next question is 25. N2 has greater bond dissociation energy than N2 plus, whereas O2 has a lower bond dissociation energy than O2 plus because bond order is reduced when O2 is ionized to O2 plus. Bond order is increased when N2 is ionized to N2 plus। सबसे पहले तो irrespective of the question you can only verify the answer over here। इस क्वेश्चन में अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपको दो चीज दे रखा है, एक है O2 का O2 प्लस बनना और एक है N2 का N2 प्लस बनना।
आपको पता है O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 प्लस का 2.5 है, N2 का 3 है, N2 प्लस का 2.5 है। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 के केस में इंक्रीज हो रहा है और N2 के केस में डिक्रीज हो रहा है। सो सिंपल, बी इज द करेक्ट आंसर। सेम तरीका वही है, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 8 हटा दो, बट ये हमेशा सिर्फ तभी लगाना जब बॉन्ड ऑर्डर ही सिर्फ निकालना हो। 6 बच गया, उसमें से पहला 6 बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन is about hybridization. Okay. एक सेकंड। ओके, सॉरी। तो हाँ, the next question was match the species given in column 1 with the type of hybridization given in column 2. So यहाँ पे आपके पास 2-3 तरीका है क्वेश्चन करने का। एक है आप स्ट्रक्चर बना के कर सकते हो विद एवरीथिंग, वो एक तरीका है। जैसे कि आपको बोला IO2 F2 माइनस, तो आपको पता है आयोडीन इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन है और F2 माइनस है। तो आप एक ऑप्शन आपके पास ये हमेशा होता है कि आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। पहले जो इसका शॉर्टकट है वो देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर कर लेंगे। शॉर्टकट इसका बहुत सिंपल है। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 ऑक्सीजन का 12, फ्लोरीन का 7, 2 फ्लोरीन का 14, माइनस मतलब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। आप इसको जब सम अप करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 34 डिवाइडेड बाई 8, 4 आएगा, रिमाइंडर आएगा 2 डिवाइड बाई 2, ये 1 आएगा, ओवरऑल 5, दिस बिकम्स sp3d। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। आप इस चीज को स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। जैसे आपने 2 फ्लोरीन में प्रॉपर सोच के नहीं बना रहा, क्योंकि देखो ऐसे आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि 4+1 है, तो इसका जो शेप है वो कैसा होने वाला है, 4+1 का शेप कैसा होगा, सी शॉ। ठीक है, आपको पता है ये चीज। 5+0 is trigonal bipyramidal, 4+1 is seesaw, 3+2 is T-shaped, and 2+3 is linear. So यहाँ शेप कैसा होने वाला है, सी शॉ। तो मैं अगर प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ बनाऊं तो आपके पास 2 फ्लोरीन के एटम्स आ जाएंगे। और आपको क्या क्या लगाना है यहाँ पे, आपको लगाना है 2 ऑक्सीजन एंड अ नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो देयर। आप 2 ऑक्सीजन लगा लिए, एक नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, एंड आयोडीन विल हैव अ लोन पेयर। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस केस में भी आपको दिख रहा है 4 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3d। सो यू हैव 2 वेज। आप स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, जैसे SeOF2, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने स्ट्रक्चर बना लिया एंड 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3 कर लिया। या जो शॉर्टकट है उससे भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेलेनियम का भी 6, 2 फ्लोरीन का 7 into 2 14, एंड दिस कम्स आउट टू बी 26 डिवाइड बाई 8, 3 बार में 24, रिमाइंडर कितना है 2, जो रिमाइंडर है उसको 2 से डिवाइड करो, सो दिस बिकम्स sp3। फटाफट देख लेंगे। So these questions can be solved in this way। जैसे XeF5 प्लस है, xenon is having 8 valence electrons, 5 फ्लोरीन है तो 7 into 5
+1 का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 35 - 1 34 + 8 42 डिवाइडेड बाई 8 5 टाइम्स, जो रिमाइंडर है उसको 2 से डिवाइड करो, 1 5 + 1 is sp3d2 and the shape will be 5 + 1, the shape will be square pyramidal. So I think these questions are easy. ClOF3 है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। इसका शेप ऐसे हो जाएगा, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3d। क्लियर? चलो, the next question is related to gaseous state. चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ क्या होता है और उसके लिए कंडीशन क्या है। बॉयल्स लॉ का कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, और ये रिलेशन किसका बताता है? प्रेशर और वॉल्यूम का। पीवी इज कांस्टेंट। दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ रिलेशन किसका बताता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो कांस्टेंट कौन होता होगा? मोल और प्रेशर। रिलेशन क्या होता है? V/T इज कांस्टेंट। एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ किसका रिलेशन बताता है? ये बताएगा वॉल्यूम और मोल का रिलेशन। तो कांस्टेंट कौन होगा? प्रेशर टेम्परेचर। और ये क्या आएगा? V/N इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बॉयल्स लॉ के लिए पीवी कांस्टेंट के लिए आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाई दे रहा है V वर्सेस P में। दूसरा आपको V/T कांस्टेंट के लिए V/T कांस्टेंट के लिए आपको D ऑप्शन दिखाई दे रहा है, V/T वर्सेस T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। V इज इक्वल टू KN के लिए आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन दिखाई दे रहा है V वर्सेस N के लिए। और ये जो A ऑप्शन है, अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये है P वर्सेस 1/V। और लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब बेसिकली ये y इज इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है। ऐसा होता कब है? बॉयल्स लॉ में P इज इक्वल टू K इंटू 1/V आता है रिलेशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ, और इस सिनेरियो में ही प्रेशर और 1/V स्ट्रेट लाइन का रिलेशन फॉलो करेगा। सो दैट इज डेफिनेटली बॉयल्स लॉ। अब इसमें टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, ग्राफ ऐसे दे रखे हैं, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। तो क्या करूं मैं? तो बहुत सिंपल है, अगर आप एक सर्टेन जगह पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो आपको दिखेगा कि किस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर ज्यादा है, किसकी करस्पॉन्डिंग प्रेशर कम है, किसकी करस्पॉन्डिंग प्रेशर और भी कम है। ये आपको यहाँ दिखाई देगा। अब इस केस में आप बहुत आसानी से ये समझ सकते हो, क्योंकि तीनों के लिए जब मैंने वॉल्यूम सेम ले लिया, मोल सेम ले लिया, तो जहां टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिस टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग प्रेशर कम आ रहा है वो कम होगा। सो सिंपल क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर? XeF4 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ये नॉन पोलर है, आपको दिख रहा है सारा डाइपोल कैंसिल हो रहा है। XeF2 भी लीनियर होता है। अगेन आपको अगर मैं बताऊं तो ये भी नॉन पोलर है। XeOF4
अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको पोलर दिखाई देगा। XCOF4 ये आपको पोलर दिखाई देगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O का और ये लोन पेयर का डाइपोल कैंसिल नहीं होगा, नॉन जीरो, सो दिस इज एक्चुअली द पोलर वन। XCF5 माइनस की अगर मैं बात करूं तो ये पेंटागोनल प्लेनर होता है, और बिकॉज ये पेंटागोनल प्लेनर है सारे डाइपोल्स कैंसिल होंगे और मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। So let's move to the next question, 29. Number of halogen atoms in one molecule of bromoform. So bromoform is this. Number of halogen 3 है, इसको x मानना है, तो हमारा आंसर 3/4 होगा, which will be 0.75. H2S, H2O, and all of them, how many of these have bond angle less than 95? So basically we are trying to figure out कि इसमें ड्रैगोज मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, क्योंकि जो ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर ही आपको दिखाई देगा ये बॉन्ड एंगल 90 के आसपास, बिकॉज इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इनमें जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं बॉन्डिंग में, एंड प्योर p ऑर्बिटल्स एज वी नो आर एक्चुअली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी 90 के आसपास आ जाता है। सो हाउ टू फिगर आउट कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल कौन है? पहला तो ये ग्रुप 15 के बाद होगा, ग्रुप 15 और ऑनवर्ड्स। दूसरा चीज पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स। तीसरा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। चौथा सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए। ये जहां जहां फॉलो हो रहा है वहां वहां हम लोग कहते हैं कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल है। जैसे अगर आप H2S को देखोगे, सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, सो दिस इज ड्रैगो। H2O ड्रैगो नहीं है, पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स नहीं है सेंट्रल एटम। नेक्स्ट इज PF3, ये ड्रैगो नहीं है, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा है। NF3 ये ड्रैगो नहीं है, सेंट्रल एटम पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स नहीं है। SBH3 ये ड्रैगो है, सेंट्रल एटम ग्रुप 15 का है, पीरियड 3 के बाद का है, सेंट्रल एटम में जो लोन पेयर है वो प्रेजेंट है, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, which is less than 2.5, so this is definitely a Dragos molecule. And what's the next one? H2SC, again ये भी ड्रैगो है, सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। सो हाउ मेनी ड्रैगोज मॉलिक्यूल आर देयर? 3, और ये तीनों इस 95 डिग्री से कम बॉन्ड एंगल को शो करेंगे, सो द आंसर विल बी 3। Okay, so what's the next question? 31. A single electron orbits a stationary nucleus of charge this, requires 47.2 eV to excite electron from second to third, find the value of Z. So जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप सेकंड से थर्ड लेके जाते हो तो उसको आप कितना एनर्जी देते हो? आप उसको देते हो E3 माइनस E2। अब जब एनर्जी EV में दिया हुआ है तो आप E3 कैसे लिखोगे? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n क्या है? 3 n स्क्वायर माइनस ऑफ E2 क्या लिखोगे आप? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब इसके बाद आप पूरे में से कुछ चीजें कॉमन ले लो। सबसे पहले तो आप -13.6 इंटू
जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? यहां से बचेगा 1/9 माइनस 1/4। अच्छा, अगर मैं यहां से माइनस और कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस बन जाएगा, तो बेसिकली 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/9 आ जाएगा। ये सब जानते हैं 1/4 माइनस 1/9 कितना होगा? ये हो जाएगा 5/36। और ये वैल्यू मुझे दिया कितना हुआ है क्वेश्चन में? 47.2। तो आपको इसको सॉल्व करना है और यहां से जेड स्क्वायर निकालना है और फिर उसका रूट ले लेना है। The next question is question 32. A gas is present at a pressure of 2 atm. What should be the increase in pressure so that the volume of gas can be decreased to 1/4 of the initial value if the temperature is maintained constant? Temperature is constant. That's an important criteria. इसके बाद क्या दे रखा है? Pressure initially, right now it's 2 atm. वॉल्यूम ऑफ गैस मान लेते हैं कि इनिशियली x लीटर है, फाइनल वॉल्यूम विल बी 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू x/4। अब आपको P फाइनल निकालना है, सो डेफिनेटली टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब PI/VI इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू P फाइनल इंटू x/4। So P final will be 8 atm. अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि what should be the increase in pressure. So the increase in pressure will be 8 minus 2, 6 atm. और देखो 33 देखते हैं। 33 क्या है? A gas is present at a pressure of 2 atm. So what should be the increase in pressure so that the volume of gas can be decreased to, no, we did this. 33 is a sample of gas occupies 10 liter under a pressure of 1 atm. What will be its volume if the pressure is increased to 2 atm? ठीक है, temperature is not changing. So again, simple question. P1 V1 is equal to P2 V2 and the volume will be 5 liter. So that's also an easy question. Question number 34 देखो. The reading of a faulty barometer is 700 mmHg. When actual pressure is 750, the length of the air column trapped in this case is 10 centimeter. Find the actual value of atmospheric pressure when reading is 750. Okay. Question ये है that we are having this barometer और ये रीडिंग कितना दे रहा है? 700। एक्चुअल प्रेशर कितना है? 750। तो ये फॉल्ट का रीजन क्या है कि जनरली जब आप बैरोमीटर लेते हो तो यहां पे कोई गैस नहीं होता, लेकिन फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पे गैस होता है। ठीक है, और इस गैस की वजह से आपको फॉल्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो आप यहां पे ये समझ रहे हो कि ये गैस का प्रेशर कितना होगा? 50 mmHg। अब क्या होगा
सो बेसिकली यहाँ पे अपने को एक फॉल्टी बैरोमीटर दिया हुआ है। फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है कि ये जो गैस है वो यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो सिर्फ मरकरी कॉलम की वजह से ना इक्वेट होके कॉलम प्लस गैस के बराबर हो जाता है। तो बिकॉज 750 एक्चुअल प्रेशर है, मरकरी कॉलम 700 शो कर रहा है, तो गैस की वजह से 50 mmHg प्रेशर आया होगा। और आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है दैट दिस लेंथ इज 100 mm and this length is 700 mm. So basically the total length over this point is 800 mm. Total length. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टोटल लेंथ है वो चेंज नहीं होगा बाद में भी। तो बाद में क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर फॉल्टी वाला 750 शो कर रहा है तो एक्चुअल क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है कि एक्चुअल क्या होगा। मतलब 750 तो मुझे मरकरी का ही दिख रहा है, तो एक्चुअल क्या होगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है कि इस गैस का अब प्रेशर कितना होगा। आप अगर इस गैस पे फोकस करोगे तो उसका मोल जितना पहले था उतना अभी भी है और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट मीन्स कि आप यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगा सकते हो, किस पे, गैस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस का प्रेशर इंटू V1। अब आप V1 कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपको लेंथ पता है 100 mm, एरिया नहीं पता तो आप A मान लो, इज इक्वल टू P2। तो P2 ही एक्चुअली आपको निकालना है। V2, तो टोटल लेंथ अगर कांस्टेंट है तो अभी भी टोटल लेंथ 800 है, तो ये लेंथ ऑफ गैस कितना, गैस कॉलम कितना हो जाएगा, 50। सो दैट इज 50 इंटू एरिया। सो एरिया कटेगा और यहां से गैस का जो प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 100 mmHg। तो गैस का 100 और मरकरी का 750, तो actual pressure will be the pressure due to gas plus the pressure due to mercury, which is equal to 850 mmHg. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 mole of an ideal gas at constant atmospheric pressure is heated to increase its volume by 50%। मान लो इनिशियल वॉल्यूम x लीटर है, तो फाइनल वॉल्यूम 1.5x लीटर होगा। पहले का जो टेम्परेचर है दैट इज 300 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर क्वेश्चन में T दे रखा है और आपको यही फाइंड आउट करना है। प्रेशर के बारे में कांस्टेंट दे ही रखा है, मोल के बारे में कांस्टेंट दे ही रखा है, तो आप क्या लगाओगे, V initial by T initial is equal to V final by T final। So that is x upon 300 1.5x upon T। यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा 450 केल्विन। The next question is maximum number of atoms that can be present in same plane
और एसीटोन। तो अगर एसीटोन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो एक प्लेन में होंगे वो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इतने 6 एटम्स मैक्सिमम सेम प्लेन में हो सकते हैं। ओके, बाय।